कहाँ तक हुआ था कल? कहाँ तक हुआ था कल, कुछ पता है? तो लास्ट में आपने एस्केप वेलोसिटी बताई थी। अच्छा, हम लोग ग्रेविटेशन डिस्कस कर रहे थे, उसमें मैंने एस्केप वेलोसिटी बताई थी। एस्केप वेलोसिटी मैंने बताया था कि एस्केप वेलोसिटी जो है वो मिनिमम स्पीड होता है जिससे किसी अगर वस्तु को फेंका जाए, उस स्पीड पे किसी ऑब्जेक्ट को पहुंचा दिया जाए तो वो क्या कर जाएगा, ग्रेविटी को बीट कर जाएगा। ग्रेविटी को बीट कर जाएगा और कहाँ चला जाएगा, वो फिर वापस नहीं आएगा ग्रेविटी में, वो स्पेस में चला जाएगा। उसे हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, अब हमें पढ़ना है केपलर का लॉज ऑफ मोशन, मतलब प्लेनेटरी मोशन के कुछ लॉज दिए हैं केपलर्स ने। तो केपलर्स का 3 लॉ है प्लेनेटरी मोशन का। जो भी प्लैनेट्स होते हैं वो मोशन करते हैं, सन के राउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं, अपने एक्सिस पर भी रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो उन्हीं के मोशन के रिगार्डिंग, मतलब प्लैनेट्स के मोशन के रिगार्डिंग केपलर ने 3 लॉज दिए हुए हैं। वो लॉज आपको बस याद होने चाहिए, बहुत ज्यादा मैथमेटिकल डेरिवेशन उससे पता ना भी हो तो बस लॉज पता होना चाहिए। तो लिखिए पहला लॉ केपलर का, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। सुनाई दे रहा है निहारिका, इतना बोल रहा हूँ तो? यस सर। ओके, तो लिखो केपलर्स का फर्स्ट लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। फर्स्ट लॉ, पहला लॉ कहता है, सबसे पहले लिख लो फिर समझाता हूँ कि जो भी प्लैनेट्स होते हैं, जरा मैं तुम लोग को एडमिन बना दूँ, वैसे कोई आएगा तो नहीं ही, फिर भी कहाँ गया? थोड़ी दिक्कत हो रही है निहारिका मेरे लैपटॉप में, तुम अगर कोई आए तो एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है? यस सर यस। ओके, वैसे अब तो तुम लोग आ ही चुके हो, कोई आएगा नहीं। चलो, मैं केपलर का पहला लॉ बता रहा था। केपलर का पहला लॉ कहता है, लिखो सबसे पहले कि जो भी प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, planet move around the sun in elliptical orbit with the sun at one of the two foci। जो दो फोकस होते हैं, दो फोकाई होते हैं, उनमें से एक पे क्या होता है, सन होता है। तो मैंने बोला प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन एन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट विथ द सन एट वन ऑफ द टू फोकाई। ये पहला लॉ है केपलर का, प्लैनेटरी मोशन का। इससे 2-3 चीजें निकल के आ रही है। सबसे पहला तो पहला सेंटेंस ही था कि प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। इसका मतलब क्या है कि प्लैनेट्स जो हैं अपने स्टार्स का चक्कर तो लगा रहे होते हैं, प्लैनेट्स अपने स्टार का चक्कर तो लगा रहे होते हैं, लेकिन वो क्या कंप्लीटली सर्कुलर ऑर्बिट में, क्या सर्कुलर ऑर्बिट में लगा रहे होते हैं? नहीं, वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में लगा रहे होते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, ना कि वो सर्कुलर ऑर्बिट है। ये परफेक्ट सर्कल नहीं है, ये ओवल शेप का है, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है। पहला चीज ये निकल के आ रहा है केपलर के पहले लॉ का। फिर कह रहा है विथ द सन एट वन ऑफ द टू फोकाई। सन का लोकेशन बता रहा है, सन का लोकेशन बता रहा है कि अगर सर्कल होता तो सर्कल का एक सेंटर होता है ना, सर्कल का एक सेंटर होता है, और ये जो इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, एक्लिप्स होता है, इसका जो होता है एक कोई सेंटर नहीं होता, इसका दो फोकस होता है, एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है। ठीक है, दो फोकस होता है। किसी एक्लिप्स का दो फोकस होता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट अगर गोला बना उसके दो फोकस होते हैं। तो कह रहा है कि सन इन दोनों में से कहीं एक जगह हो सकता है, या तो यहाँ पे है सन, ये सन है, या तो यहाँ पे, दो में से कोई एक जगह पे। मतलब planets moves around the sun in an elliptical orbit। इस elliptical orbit पे planet मूव कर रहा है। planet कहाँ है, यहाँ पे planet ही है, planet इस ऑर्बिट पे planet मूव कर रहा है। ये
प्योरली सर्कल नहीं बना रहा है, एलिप्टिकल ऑर्बिट है, कहीं डिस्टेंस कम है कहीं ज्यादा है, यहाँ पे डिस्टेंस कम दिख रहा है, अगर यहाँ पे रहेगा तो सन के करीब रहेगा, यहाँ पे सन से दूर रहेगा, यहाँ पे और दूर रहेगा, सबसे दूर रहेगा, यहाँ पे सबसे करीब रहेगा। तो प्लेनेट जिस ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा है वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है, और उस ऑर्बिट का 2 फोकाई होता है, उसमें से किसी एक पर सन है, तो मान लो इस पर सन है। ठीक है, ठीक है सामो, समझ में आ रहा है? सन जो है यहाँ सेंटर पे नहीं है, सन इज नॉट एट सेंटर। हालांकि ये प्योरली इक्लिप्स का सेंटर नहीं हो सकता है, बट फिर भी सन जो है इस बीच में नहीं है, इसका जो 2 फोकाई होता है उसमें से किसी एक फोकाई पे है। ठीक है यसी, ये 2 बात याद रहेगा। यस सर। ओके शाश्वत। यस सर। हाँ, तो अभी बस मैंने 2 ही बात बताया केप्लर्स के पहले लॉ का। सबसे पहले मैंने बताया कि जो भी प्लैनेट्स होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं अपने अपने सन के, सभी प्लैनेट के अपने स्टार्स होते हैं ना, जिसको वो सन कह सकते हैं, और सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे होते हैं एक एलिप्टिकल ऑर्बिट पे, एक एलिप्टिकल ऑर्बिट की, ना कि एक परफेक्ट सर्कल पे। और उसमें सन का लोकेशन कहाँ होता है? उस एक्लिप्स का जो 2 फोकाई होता है, जो 2 फोकाई होता है उसमें से एक पर सन सिचुएटेड होता है। ठीक है, तो ये एक्लिप्स हो गया, इसी ऑर्बिट पे प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, इसका 2 फोकाई हो गया जिसमें से एक पर सन है, तो या तो यहाँ पे सन दो या तो यहाँ पे, कहीं पे भी दे सकते हो, कहीं पे भी सन हो सकता है। यहाँ का समझ में आया पहला लॉ? यस सर। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि प्लेनेट का रिवॉल्व जो करते हैं सन के चारों ओर, वो सर्कुलर नहीं एलिप्टिकल ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहे हैं, ये कहाँ से निकल के आ रहा है, कोई लॉ है क्या? तो आंसर हो जाएगा हाँ, केप्लर्स का फर्स्ट लॉ से। केप्लर का फर्स्ट लॉ से 2 इन्फ्रेंस निकल रहा है, वो तो एग्जैक्टली लिखा भी हुआ है, इन्फ्रेंस क्या निकल रहा है, एग्जैक्ट लिखा ही हुआ है लॉ में कि प्लेनेट का जो ऑर्बिट होता है वो एलिप्टिकल होता है, और सन का जो लोकेशन होता है वो वन ऑफ द 2 फोकाई पर होता है, वन ऑफ द 2 फोकाई। अब है केप्लर का सेकेंड लॉ, केप्लर का सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। लिखो जल्दी से, लिखो कि अलाइन ज्वाइनिंग, पहले लिख लो फिर समझाता हूं। अलाइन ज्वाइनिंग अ प्लैनेट एंड द सन, अलाइन ज्वाइनिंग अ प्लैनेट एंड द सन sweeps out equal area in equal interval of time. A line joining planet and the sun sweeps out equal area in equal interval of time. अभी मैंने ये डायग्राम लाया था, इसका एक ये फोकाई है, मान लो ये पहला एक फोकस है, और मान लो यहीं पे क्या है, सन है। प्लेनेट इस ऑर्बिट पर रिवॉल्व कर रहा है। मान लो एक समय पे प्लेनेट यहाँ से यहाँ मूव किया, प्लेनेट यहाँ था, फिर यहाँ से यहाँ मूव किया, फिर इधर भी प्लेनेट घूमते घूमते आया, यहाँ था प्लेनेट, यहाँ था प्लेनेट, फिर यहाँ से मूव करते करते यहाँ भी आया प्लेनेट। कह रहा है, अब कह रहा है कि अगर हम प्लेनेट का जो ये रिवॉल्व कर रहा है उसको हम इससे सन से मैच कराएं, लाइन ड्रॉ करें, इसको भी सन से मैच कराएं, लाइन ड्रॉ करें, तो कह रहा है कि अगर बराबर टाइम में, मान लो यहाँ से यहाँ आने में प्लेनेट को लगा कितना लगा, 1 महीने लगा, 1 मंथ लगा, और यहाँ से आने में भी प्लेनेट को कितना लगा, 1 मंथ लगा। तो क्या कह रहा है अभी केप्लर का दूसरा लॉ जो कह रहा है कि ये जो एरिया बनेगा और ये जो एरिया बनेगा वो बराबर होगा। तो कह रहा था कि अलाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड द सन, ये लाइन जो है ये प्लैनेट का रास्ता था, यहाँ से यहाँ तक क्या मूव किया था, प्लैनेट मूव किया था, यहाँ से यहाँ तक क्या मूव किया था, प्लैनेट ही तो रिवॉल्व कर रहा है। तो अगर हम इससे लाइन ज्वाइन करें सन को, तो ये बराबर समय में बराबर एरिया क्या करेगा, स्वीप्स करेगा, मतलब बराबर एरिया कवर कर लेगा। यहाँ से यहाँ जाने में ये जो एरिया कवर हो रहा है, फिर यहाँ से आने में जो एरिया ये कवर हो रहा है, ये बराबर होगा। इससे भी कुछ चीजें निकल के आती है, यानी कि जब कोई प्लेनेट सन से बहुत दूर रह रहा होगा तो धीरे धीरे वो चल रहा होगा, धीरे धीरे मतलब वो स्लोअर होगा, उसका स्पीड क्या होगा, स्लोअर होगा। तभी तो ये बहुत नजदीक है और दूर है, तो मान लो बराबर स्पीड पे चल रहा होता तो 1 महीने में यहाँ से यहाँ चला, तो इसमें भी तो 1 महीने में यहाँ से यहाँ चलाना चाहिए, यहाँ से यहाँ चलना चाहिए। तो ये जो एरिया होगा
और ये जो एरिया कभी बराबर नहीं हो सकता है क्योंकि वो बहुत दूर है, ये तो बहुत ज्यादा एरिया लगेगा ना इसके कंपेरिजन में। तो जब भी नजदीक आता है, किसके नजदीक आता है, सन के नजदीक आता है प्लेनेट, तो उसका स्पीड बढ़ जाता है, उसका स्पीड बढ़ जाता है, ताकि उसका ये कैसे पता चलता है कि वो ज्यादा, वो बराबर एरिया कवर कर रहा होता है, चाहे कितना भी दूर हो, चाहे कितना भी नजदीक हो। अगर हम एक टाइम इंटरवल ले ले, 20 दिन का ले ले, 1 महीना के ले ले, तो 1 महीने में जितना एरिया यहाँ स्वीप करेगा उतना ही एरिया यहाँ पे स्वीप करेगा। तो इससे ये पता चलता है कि करीब रहता है तो बहुत फास्ट मूव करता है। क्या करता है, बहुत फास्ट मूव करता है, तभी वो एरिया बढ़ेगा। अगर स्लो मूव करेगा तो मान लो कि यहाँ से यहाँ एरिया एक बना ऐसे, और एक लंबा एरिया ऐसे बना, तो ये कभी बराबर नहीं हो सकता है ना, क्योंकि दूर है तो ये एरिया ऑलरेडी बढ़ जाएगा, ये नजदीक है तो इसको ज्यादा होने के लिए क्या चाहिए, कम से कम इसको ऐसे तो बढ़ना पड़ेगा ना, ऐसे बढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है निहारिका? यस सर। और ऐसे बढ़ने का मतलब हो गया कि प्लेनेट यहाँ से यहाँ तक आ गया, यानी कि बहुत दूर ट्रेवल कर गया। इसमें था कि प्लेनेट तो यहीं से यहीं तक ट्रेवल किया था, ये तो हम लाइन मैच कर रहे हैं, ये हम क्या किए, लाइन मैच किए। ये ऑर्बिट तो ये है ना, ऑर्बिट ये है, और यहाँ से यहाँ पे ट्रेवल किया था 1 महीने में, और 1 ही महीने में क्या कर दिया, यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर दिया। तभी तो ये जो लाइन मैच कर रहा है, ये बहुत एरिया जो कवर कर रहा है, और ये जो एरिया कवर किया था सब बराबर निकल के आ रहा है। कभी भी एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ले। संभवी तुम्हें समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ, तो फिर से मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो लॉ है वो कह रहा है कि अगर हम एक इक्वल इंटरवल्स की बात करें, 1 महीने का जैसे मैंने स्पैन लिया, चाहे वो तुम 1 साल का ले लो, 2 दिन का ले लो, जितने भी समय का ले लो, और वो ऑर्बिट कर रहा है, जो रिवॉल्व कर रहा है प्लेनेट सन के चारों ओर। अगर हम इक्वल इंटरवल्स ले ले और उसको जो जितना एरिया वो कवर किया, जितना डिस्टेंस कवर किया, उसको हम मैच कराए सन से, एक लाइन ड्रॉ करा के, फिर से दूसरा इंटरवल ले ले, उसको भी मैच कराए, तो दोनों एरिया जो होगा हमेशा बराबर होगा, दोनों एरिया हमेशा बराबर होगा। और बराबर हो रहा है, इससे पता चल रहा है कि जो रिवॉल्यूशन होता है सन के चारों ओर, तो लिख लो, इस बात को लिख लो कि अ प्लैनेट मूव्स फास्टर व्हेन इट इज क्लोजर टू द सन। अ प्लैनेट मूव्स फास्टर व्हेन इट इज क्लोजर टू द सन। ये बात लिखा नहीं हुआ है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे एग्जाम में कि प्लैनेट जो होता है सन के करीब रहता है तो फास्ट मूव करता है, ये कहां से निकल के आ रहा है, तो केपलर के सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन से निकल के आ रहा है। एक प्लैनेट जब दूर रहता है सन से तो वो स्लोअर मूव करता है, ये कहां से निकल के आ रहा है, तो केपलर का सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन से निकल के आता है। तो लिख लो, प्लैनेट मूव्स फास्टर व्हेन इट इज क्लोजर टू द सन एंड इट मूव्स स्लोअर व्हेन इट इज फार्दर टू द सन एंड व्हेन इट इज फार अवे फ्रॉम द सन। जब ये जैसे जैसे दूर जाता है उसका स्पीड धीरा हो जाता है, जैसे जैसे करीब आता है उसका स्पीड बढ़ जाता है। 700 समझ में आ रहा है? यस सर। यस सी, तुम बताओ। यस सर। ओके, खास करके ये जो रिजल्ट निकल के आ रहा है ना, वो तो याद रखना ही रखना है। जो अभी फाइनल रिजल्ट निकल के आया कि करीब रहता है तो तेज चलता है, और दूर रहता है तो धीरे चलता है, और इसका रिलेशन केपलर का सेकंड लॉ से है। इतना बात जरूर याद रखना, अगर ये एरिया वाली बात समझ में ना भी आ रही हो तो। लेकिन एरिया वाले बात में बस इतना ही है कि आप इक्वल टाइम इंटरवल में अगर ले रहे हैं और उसको मैच कराते हैं, जब सन से मैच कराते हैं लाइन ड्रॉ करके, तो एरिया बराबर आ जाता है। और एरिया बराबर तभी होगा जब दूर रहेगा तो धीरे मूव करेगा क्योंकि कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और नजदीक रहेगा तो तेज मूव करेगा, ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। नहीं तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ये वाला एरिया जो है अगर बराबर स्पीड रहता तो कभी बराबर नहीं हो सकता है, एरिया बराबर नहीं होता अगर स्पीड भी हमेशा कांस्टेंट रहता। तो इसलिए स्पीड वेरी करता है, जब करीब रहता है तो स्पीड तेज चलता है। सेकेंड लॉ हो गया निहारिका, थर्ड लॉ पे आया है। यस सर। तो लिखो केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अब लिखो, इसको बताता हूँ, ये बहुत आसान है, तो मैथमेटिकल डेरिवेशन किया था केपलर ने। लिखो, द स्क्वायर ऑफ टाइम अ प्लैनेट टेक्स टू कंप्लीट वन ऑर्बिट, एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसका स्क्वायर। द स्क्वायर ऑफ टाइम अ प्लैनेट टेक्स टू कंप्लीट वन ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the cube of its distance from the sun, the cube of its distance from the sun। मैंने क्या बोला, स्क्वायर ऑफ टाइम, स्क्वायर ऑफ टाइम जो होता है, स्क्वायर ऑफ टाइम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला मैंने, डिस्टेंस के क्यूब से। टी का मतलब क्या हो गया, यहाँ की एक प्लेनेट सन के राउंड ऑर्बिट लगाने में जितना समय लग रहा है, टाइम
taken by planet to complete one orbit। और आर का मतलब क्या हो गया, वो एवरेज डिस्टेंस है, सन से डिस्टेंस की बात किया जा रहा है, तो डिस्टेंस या एवरेज डिस्टेंस लिख सकते हैं फ्रॉम सन। किसका, उस प्लेनेट का, उस प्लेनेट का। तो कह रहा है कि जो टी स्क्वायर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होगा। मतलब जो समय लग रहा है, ठीक है, मतलब वो समय जो प्लेनेट को एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में लग रहा है, मतलब सन के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जो समय लग रहा है उसको टी कहते हैं, टाइम। और आर हो गया उसका जो डिस्टेंस है सन से। तो कह रहा है जो टी स्क्वायर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर क्यूब से। ये मैथमेटिकल डेरिवेशन है कि जो डिस्टेंस का क्यूब करेंगे उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी स्क्वायर। यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब मैंने कल भी बताया था कि अगर दो क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उससे क्या इन्फर किया जाता है, उसे इन्फर किया जाता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। यानी कि आर का मतलब डिस्टेंस है, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा सन का उस प्लेनेट से या प्लेनेट का उस सन से, उतना ज्यादा टाइम लगेगा उसको ऑर्बिट कंप्लीट करने में। तो इससे क्या इन्फ्लुएंस निकल रहा है, लिखो, जो फार्दर प्लेनेट्स होते हैं टेक मोर टाइम टू कंप्लीट वन ऑर्बिट। फार्दर प्लेनेट्स टेक मोर टाइम टू कंप्लीट वन ऑर्बिट। क्योंकि आर बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ेगा, ठीक है। टी का मतलब टाइम टू कंप्लीट वन ऑर्बिट ही था ना, टी का मतलब टाइम टू कंप्लीट वन ऑर्बिट, और आर का मतलब उसका डिस्टेंस सन से। तो सन से डिस्टेंस ज्यादा होगा तो ये टाइम भी बढ़ेगा ना। अगर सन से जितना दूर हुआ उतना ही उसको समय लगेगा ऑर्बिट कंप्लीट करने में। यानी कि जो प्लेनेट जितना दूर है उतना ज्यादा समय लगेगा उसको सन का ऑर्बिट लगाने में। एंड कंट्रेरी टू दिस, जो प्लेनेट जितना करीब है सन के उतना ही उसको कम समय लगेगा सन के चारों ओर चक्कर लगाने में, मतलब एक ऑर्बिट पूरा करने में, ठीक है। आर बढ़ेगा तो टी बढ़ेगा, यानी आर घटेगा, डिस्टेंस घटेगा सन से, तो ऑर्बिट कंप्लीट करने का समय भी घट जाएगा। समझ में आ रहा है यस सी? यस सर। सर आपने आर के आगे एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सन लिखा है ना? हाँ हाँ, ये एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सन लिखा हुआ है मैंने, सन से जो एवरेज डिस्टेंस है, डिस्टेंस बदलता रहता है, एवरेज डिस्टेंस निकाल के। तो ये बस याद रखना, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इसी से सब कुछ समझ में आ जा रहा है ना। आर जब डिस्टेंस है सन से तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ रहा है, और टाइम का मतलब यह है एक ऑर्बिट कंप्लीट करने का टाइम, एक ऑर्बिट। संभव समझ में आया तुम्हें? यस सर। कल्पना वाइस, कल्पना ओके। शाश्वत, यस सर। ओके। तो ये तीसरा लॉ था, तीसरा लॉ था। क्या था पहला लॉ? केपलर का पहला लॉ क्या था कि जो ऑर्बिट होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है कि एलिप्टिकल होता है, कैसा होता है निहारिका? इलिप्टिकल। एलिप्टिकल होता है। और सन कहाँ लोकेटेड होता है? सेंटर पे लोकेटेड होता है कि दो फोकाई में से किसी एक पे लोकेटेड होता है? वन ऑफ द टू फोकाई। एट वन ऑफ द टू फोकाई। बहुत बढ़िया। दूसरा क्या था कि बराबर समय में अगर जो प्लेनेट ट्रेवल करते हैं उससे हम लाइन ड्रॉ करें, किसका, सन से, और उस प्लेनेट का लाइन ड्रॉ करें जो प्लेनेट ने ट्रेवल किया है इक्वल टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ, दो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो जो एरिया होता है वो बराबर होता है, दे शिफ्ट्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और इससे क्या इन्फर होता है, क्या इन्फर होता है, बताओ कल्पना? सेकेंड लॉ से क्या इन्फर होता है? कल्पना वही, शाश्वत बताओ क्या इन्फर होता है? पास रहेगा तो स्पीड ज्यादा रहेगी, दूर रहेगा तो स्पीड कम रहेगी। क्या होगी, पास रहेगा तो तो प्लेनेट सन के पास में रहेगा तो उसकी स्पीड ज्यादा रहेगी, और जब प्लेनेट दूर बहुत रहेगा तो बढ़िया, उसकी बहुत बढ़िया। स्पीड ऑफ रोटेशन कम रहेगी। और जो थर्ड, हाँ बहुत बढ़िया शाश्वत। और जब थर्ड रहेगा, थर्ड लॉ है केपलर का, थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, वो कहता है कि जो डिस्टेंस का क्यूब होता है, किस डिस्टेंस का क्यूब, जो उस एवरेज डिस्टेंस है सन का उस प्लेनेट से, उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, जो टाइम का स्क्वायर है। किस टाइम का स्क्वायर? वो टाइम जो एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में लग रहा है, एक चक्कर लगाने में जो समय लग रहा है उस टाइम की बात किया जा रहा है, और डिस्टेंस जो सन और प्लेनेट का उसकी बात किया जा रहा है। तो टाइम का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। यानी कि आर भी बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ेगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा
तो कितना चक्कर लगाने में समय ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? अगर ज्यादा दूर है तो समय ज्यादा लगेगा चक्कर लगाने में, कम लगेगा? संभवी बताओ, संभवी। मैंने अगर सुना नहीं दूर है सर। ज्यादा, अच्छा, ज्यादा दूर है प्लेनेट तो उसको चक्कर लगाने में समय ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? ज्यादा दूर है तो टाइम लगेगा। निहारिका बताओ। सर जितना दूर होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा। ओके, यसी तुम बताओ। सर जितना दूर होगा प्लैनेट सन से उतना ज्यादा टाइम लगेगा एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में। बहुत बढ़िया। और जितना नजदीक होगा उतना कम समय लगेगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आर बढ़ेगा तो टी भी बढ़ेगा, आर घटेगा तो टी भी घटेगा। ठीक है, ये केपलर का 3 लॉ, तीनों लॉ बस क्या कह रहा है उतना याद रखना है आपको, और उससे क्या रिजल्ट निकल कर वो याद रखना है कि किससे निकल कर रहा है कि ऑर्बिट सर्कुलर नहीं है, एलिप्टिकल है। किससे निकल कर रहा है सन का लोकेशन कहाँ है। किससे निकल कर रहा है कि प्लेनेट का स्पीड कब ज्यादा होगा कब कम होगा। और किससे निकल के आ रहा है कि प्लेनेट चक्कर लगाने में जो समय लगता है वो किस चीज पे डिपेंडेंट है, दूरी पे, डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है क्या? हाँ बिल्कुल भी है। डिस्टेंस ज्यादा होगा तो समय ज्यादा लगेगा ऑर्बिट कंप्लीट करने में, डिस्टेंस कम रहेगा तो कम समय लगेगा ऑर्बिट कंप्लीट करने में। अब लिखो सैटेलाइट के बारे में थोड़ी बहुत जान लेते हैं। सैटेलाइट क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट जो प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है उसको हम सैटेलाइट कहते हैं। एक ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा होता है। एनी ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट ऑन एन ऑर्बिट at its orbit is called planet। प्लेनेट जो सैटेलाइट जो होते हैं, सैटेलाइट की बात कर रहा हूँ, सैटेलाइट जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो प्लेनेट के राउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और प्लेनेट क्या होते हैं? किसके राउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं? प्लेनेट किसके राउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं? प्लैनेट्स किसके राउंड रिवॉल्व करते हैं? सन सन के ओके, मतलब अपने अपने स्टार्स के राउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। सन क्या है? हमारे सोलर सिस्टम का सन क्या है? सन क्या स्टार है या नहीं है? है। हाँ बिल्कुल है, सन इज अ स्टार, हमारे सोलर सिस्टम है। हमने उसको एक नया नाम दे दिया, सन दे दिया हुआ है। तो सन के चारों ओर प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे होते हैं। प्लेनेट के चारों ओर क्या रिवॉल्व कर रहे होते हैं? सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो सैटेलाइट जो होता है वो नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। सैटेलाइट्स नेचुरल भी होता है, आर्टिफिशियल भी होता है। सबको पता ही है, लिख भी सकते हो, सैटेलाइट नेचुरल भी होता है, आर्टिफिशियल भी होता है। नेचुरल सैटेलाइट का क्या मतलब हो गया? नेचुरल सैटेलाइट वो होता है जो हमने नहीं बनाया है, जो नेचुरली है, जो ऑर्बिट कर, जो रिवॉल्व कर रहा है एक खास ऑर्बिट पे किसी प्लेनेट के राउंड में। जैसे हमारा पृथ्वी का कौन सा नेचुरल सैटेलाइट है? नेम ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून। मून, बहुत बढ़िया। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं जो कि मैन मेड होते हैं, हम बनाए रहते हैं और हम ऑर्बिट में लॉन्च करते हैं, उसको ऑर्बिट में पहुंचा देते हैं ताकि वो रिवॉल्व करता रहे उस खास ऑर्बिट पे। वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो गया। आर्टिफिशियल सैटेलाइट हम बनाते हैं, मतलब साइंटिस्ट बनाते हैं और लॉन्च किया जाता है। उससे कई सारे फायदे होते हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जीपीएस, वेदर फोरकास्टिंग, ये सब कई सारी चीजें की जाती हैं। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी मैनमेड सैटेलाइट होते हैं। एक होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। देखो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इसके बारे में पूछा हुआ है जुडिशरी में, बिहार जुडिशरी में पूछा हुआ है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लिखिए। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में कि जियो ये भी एक सैटेलाइट ही है, एक स्पेशल अलग तरह का सैटेलाइट होता है। इट ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ एट अ फिक्स्ड हाइट। ऑर्बिट करेगा ही ना अर्थ के चारों ओर। इट ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ एट अ फिक्स्ड हाइट। और वो फिक्स्ड हाइट कितना होता है? 35,786 35,786 किलोमीटर। 35,786 किलोमीटर इक्वेटर से ऊपर, अबव इक्वेटर। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होता है वो अर्थ के राउंड ऑर्बिट कर रहा होता है एक खास हाइट पे, फिक्स्ड हाइट पर। और वो हाइट होता है 35,786 किलोमीटर इक्वेटर से ऊपर। मतलब इक्वेटर से 35,786 किलोमीटर ऊपर
वो स्टेशनरी सैटेलाइट को फिक्स किया जाता है, वहीं पे वो क्या करता है, ऑर्बिट करता है, उसी डिस्टेंस उसी हाइट पे ऑर्बिट कर रहा होता है। और खास बात ये है कि जो स्पीड होता है स्टेशनरी सैटेलाइट का, स्पीड होता है रिवॉल्व करने का, वो अर्थ के रोटेशन का एकदम बराबर होता है। द स्पीड ऑफ द स्टेशनरी सैटेलाइट इज इक्वल टू द अर्थ्स रोटेशन स्पीड। अर्थ का जो रोटेशन का स्पीड होता है, रिवॉल्यूशन की नहीं बात कर रहा हूँ, रोटेशन की बात कर रहा हूँ। रोटेशन रिवॉल्यूशन आप समझते हैं, अपने ही ऑर्बिट पे रोटेट कर रहा है उसी को रोटेशन कहते हैं। सन के चारों रिवॉल्व कर रहा है उसको रिवॉल्यूशन कहते हैं। ऐसी समझ में आता है ना रोटेशन रिवॉल्यूशन। सर एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। ओके, ये अर्थ है, अर्थ की अपनी एक्सिस है, अर्थ की अपनी एक्सिस है, उस पर रिवॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। जैसे ग्लोब को दिखाया जाता है, ग्लोब को वहीं पर रिवॉल्व कराया जाता है, वो अपनी एक्सिस पे भी रिवॉल्व कर रहा है, अपने एक्सिस पर भी, और सन के चारों ओर भी रिवॉल्व कर रहा होता है, सन के चारों ओर भी रिवॉल्व कर रहा होता है। कोई गेंद तो नहीं मिल रहा है, मतलब कि अगर ये गोला रहता तो अपने आप में भी रिवॉल्व कर किया जा रहा है और सन के चारों ओर भी रिवॉल्व किया जा रहा होता है। ऐसे 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 रिवॉल्व किया जा रहा है, बस ऐसे ऐसे रिवॉल्व नहीं करता है, अपने एक्सिस पे भी रिवॉल्व कर रहा है और सन के चारों ओर भी रिवॉल्व कर रहा है। तो ये जो अपने एक्सिस पे रिवॉल्व किया जा रहा है उसको रोटेशन कहते हैं। रोटेशन, अपने ही एक्सिस पे रिवॉल्व करना, अपना एक ध्रुव है उसका, उसी पे रिवॉल्व कर रहा है। जैसे बॉल को अगर नचाओगी ऐसे ही खड़े रह कर। और रिवॉल्यूशन हो गया कि किसी ऑब्जेक्ट के चारों ओर रिवॉल्व करना, जैसे कि जो प्लैनेट्स होते हैं सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, जो सैटेलाइट्स होते हैं वो प्लैनेट्स के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, तो रिवॉल्यूशन हो गया। मान लो ये सन है, ये चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, तो ना ही बस ऐसे होता है मोशन और ना ही बस ऐसे होता है मोशन, दोनों होता है। ऐसे ऐसे भी हो रहा है और सन के चारों ओर भी रिवॉल्व हो रहा है, ऐसे ऐसे भी हो रहा है और सन के चारों ओर। समझ में आ रहा है ऐसी? यस सर। हाँ, तो जो ऐसे ऐसे अपने एक्सिस पे भी रिवॉल्व हो रहा है कॉन्स्टेंटली, इसी को रोटेशन कहते हैं। जो रोटेशन होता है खुद के एक्सिस पे रोटेट कर रहा होता है, और जो रिवॉल्यूशन होता है वो सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, चारों ओर। जो मैंने अभी बताया था, जो ऑर्बिट बताया था, जो मैं ऑर्बिट बनाया हुआ था वो रिवॉल्यूशन का था, सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा था। एलिप्टिकल ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा होता है प्लेनेट सन के चारों ओर, एलिप्टिकल ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा था, तो वो रिवॉल्यूशन की बात हो रही थी। और रोटेशन हो गया अपने ही एक्सिस पे रोटेट करना। जो दिन और रात होता है वो रोटेशन के कारण होता है, रिवॉल्यूशन के कारण होता है। बताओ निहारिका, बताओ। रोटेशन के कारण। हाँ, बहुत बढ़िया। अपने ही एक्सिस पे रोटेट कर रहा होता है, तो बहुत जल्दी जल्दी रोटेट करता है वो। और अपने ऑर्बिट पर रोटेट करने में कितना समय लगता है अर्थ को, एक बार बताओ, ये भी बताओ पहले। 24 आवर्स। हाँ, बहुत बढ़िया, 24 घंटे। लिख लीजिए इस बात को, छोटी छोटी बात है बट अब चल रहा है तो आप लोग लिख लीजिए। अपने ऑर्बिट पे अर्थ का जो ऑर्बिट पीरियड है वो कितना है, 24 आवर्स है, 24 घंटा है। 24 आवर्स है, 24 घंटा है अर्थ का ऑर्बिट पीरियड। 24 घंटे में अर्थ अपने एक्सिस पे एक बार रिवॉल्व कर जाता है, सॉरी रोटेट कर जाता है पूरा। यानी कि आधा अर्थ होगा हमेशा सन को फेस कर रहा होगा, आधा जो होगा नहीं फेस कर रहा होगा। और जो एरिया सन को फेस कर रहा होता है वहां दिन होता है, जो नहीं फेस कर रहा होता है वहां रात होता है। तो इसलिए 24 घंटे में ही कहीं पे दिन भी हो रहा है, कहीं पे रात भी हो रहा है। और यहाँ पे अगर 12 घंटा दिन है तो फिर रात भी हो रहा है, फिर दूसरे एरिया जहाँ पे रात हुआ था फिर वहां पे दिन हो जा रहा है, क्योंकि वो अपने एक्सिस पर रिवॉल्व कर रहा होता है। जो भी पार्ट सन को फेस कर रहा होता है वहां पे दिन होता है और उसके ऑपोजिट पार्ट में रात होता है। फिर रिवॉल्व करते करते वो आ गया सामने, उस पे दिन हो गया, ऑपोजिट वाले में रात हो गया। तो ये हर 24 घंटे में चल रहा है, इसलिए दिन और रात होते रहता है। और जो सीजन में बदलाव आता है वो किस चीज के कारण होता है, रोटेशन या रिवॉल्यूशन? रेवोल्यूशन। ओके, शाश्वत तुम बताओ किस चीज के कारण होता है, शाश्वत? रिवॉल्यूशन ही सर, सीजन ना। हाँ, सीजन। हाँ, रिवॉल्यूशन से। बिल्कुल, सन के अगर करीब रहे प्लेनेट तो क्या होगा, गर्मी होगा या ठंड होगा, गर्मी बढ़ जाएगी। सन से दूर जाए तो ठंडी बढ़ जाएगी। तो रिवॉल्व करते करते, अभी हमने देखा ऑर्बिट एलिप्टिकल होता है, वो परफेक्टली सर्कुलर तो होता नहीं है, तो कभी कभी वो सन के नजदीक होता है, कभी सन से दूर होता है। दूर जाएगा तो ठंडी बढ़ेगी, नजदीक आएगा तो गर्मी बढ़ेगी। तो रिवॉल्यूशन के कारण मौसम चेंज होते हैं। ठीक है, ऐसी तुम्हें समझ में आ रहा है? ऐसी यस सर। हाँ, तो ये सब छोटी छोटी बात को नोट कर लो। रोटेशन के कारण दिन रात हो रहा है, रिवॉल्यूशन के कारण मौसम चेंज हो रहे हैं। तो अर्थ जो है
अर्थ का रोटेट होने में अपने एक्सिस पर जितना समय लगता है उतना ही जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को भी समय लगता है रिवॉल्व हो जाने में, सॉरी अर्थ का चारों ओर चक्कर लगा लेने में, क्योंकि स्पीड बराबर होता है। और क्योंकि ये एक खास हाइट पे ही हमेशा रहता है ना, और स्पीड भी सेम है। अच्छा, अर्थ किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में मूव करता है ये बताओ, वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट? अर्थ का रोटेशन जो होता है वेस्ट टू ईस्ट होता है या ईस्ट टू वेस्ट होता है, कोई बताएगा? वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट होता है। हाँ, बहुत बढ़िया, इस बात को लिख लो और याद रखना, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ का जो रोटेशन होता है वो वेस्ट टू ईस्ट होता है, और इसी डायरेक्शन में ऑर्बिट कर रहा होता है क्या, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो सब कुछ सेम होने की वजह से क्या लगता है पता है क्या, कि ये बहुत एक स्टेशनरी है। अगर देखो तो ऐसा लगता है कि ये मूव ही नहीं कर रहा है, क्योंकि स्पीड बराबर है। जिस स्पीड से अर्थ रोटेट कर रहा है वो भी ऑर्बिट पे उसी स्पीड से जा रहा है, हाइट भी कांस्टेंट है, उसका हाइट भी नहीं बदल रहा है, उसी डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है जिधर अर्थ मूव कर रहा है। तो इट अपीयर्स that the geostationary satellite is stationary, ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की तरह दिखता है, शांत ऑब्जेक्ट की तरह लगता है, ये मूव ही नहीं करेगा, इसीलिए तो इसका नाम भी दिया गया है जियो स्टेशनरी, क्योंकि ये दिखता है ग्राउंड से ऐसा दिखता है, अर्थ से ऐसा दिखता है कि ये मूव ही नहीं कर रहा है, और इसलिए इसका नाम दिया गया है जियो स्टेशनरी। और क्यों दिखता है मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में ये मूव कर रहा होता है, जिस डायरेक्शन से अर्थ मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में ये भी मूव कर रहा है, सेम स्पीड से कर रहा होता है। ऑर्बिट का समय क्योंकि सेम स्पीड से कर रहा है तो ऑर्बिट का समय भी सेम हो जाता है, डायरेक्शन भी सेम है, इसलिए स्टेशनरी। हाइट हमेशा इसका कांस्टेंट होता है, कितना होता है हाइट, ये वाला जो मैंने लिखा है 35,786 किलोमीटर ऊंचाई पर, इक्वेटर से ऊंचाई पर वो हमेशा रहता है। ठीक है निहारिका? यस सर। हाँ, तो क्वेश्चन आए कि कौन सा सैटेलाइट जो है वो धरती से देखने में स्टेशनरी लगता है, तो क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। हाँ, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अगर क्वेश्चन है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो कौन सा सैटेलाइट जो है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है हमेशा, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और वो सेम डायरेक्शन में मूव करता है, जैसा कि अर्थ रोटेट कर रहा है उसी डायरेक्शन में वो भी ऑर्बिट कर रहा होता है, कौन सा हो जाएगा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और यही रीजन है, और कांस्टेंट हाइट पे भी रहता है। कौन सा सैटेलाइट कांस्टेंट हाइट पे रहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट हाइट वाला याद रखना, ठीक है, कांस्टेंट हाइट पे रहता है। और हाइट भले ही ना याद रहे लेकिन कांस्टेंट एक फिक्स हाइट पे रहता है, ये जरूर याद रखना। तो ये सब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है, इसका यूज कई चीजों में होता है, कम्युनिकेशन में, वेदर फोरकास्टिंग में इसका भी यूज होता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का यूज वेदर फोरकास्ट वगैरह करने में, कम्युनिकेशन में यूज होता है। कोई डाउट है इस वाले चैप्टर में? यस पूछो, कोई क्वेश्चन, फिर हम लोग मोशन स्टार्ट करते हैं। मोशन कल वाले में कोई डाउट था ऐसी, कल जो बताया गया था? यस नो सर, नो सर। ओके, तुम लोग जैसे जैसे होता जा रहा है वो पढ़ते जाओ, और क्या करते जाना है, पढ़ते जाना है, समझते जाना, नहीं तो फिर बाद में धीरे धीरे भूलने लगोगे। ठीक है यसी, कोई क्वेश्चन नहीं है? याद वाद भी करते चलो। क्या Yes, बताया sir. था मैंने, अगर जो कोई वस्तु जो है धरती से अगर डेप्थ में जाता है, सरफेस से डेप्थ में जाता है, तो ग्रेविटी जो होता है वो बढ़ता है या घटता है? याद है ऐसी? अगर धरती से अर्थ सरफेस से इनसाइड कोई वस्तु जा रहा है, उसके से डेप्थ में जा रहा है, तो ग्रेविटी जो है वो कम होगा या ज्यादा होगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे? क्या होगा शाश्वत? कम होगा सर। कल्पना वही तुम बताओ, क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा? ओके, सांभवी तुम बताओ। सर ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा। ओके, निहारिका कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा सर। ओके, बहुत बढ़िया। और इक्वेटर पे मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है इक्वेटर पे? मिनिमम होता है। इक्वेटर पे ज्यादा होता है कम होता है? इक्वेटर पे सर मिनिमम होता है, पोल्स पे मैक्सिमम होता है।
इक्वेटर पे कम होता है, इक्वेटर पे कम होता है, और पोल पे क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है या वीकर होता है पोल पे? स्ट्रॉन्गर सर, मैक्सिमम। बहुत बढ़िया। यानी कि पोल की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, बढ़ जाएगा, और पोल पे जाते जाते बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और वैसे ही इक्वेटर की तरफ बढ़ेंगे तो घटेगा, इक्वेटर पे जाते जाते कम हो जाएगा बहुत ज्यादा। अब आते हैं मोशन पे, बहुत ही आसान सा चैप्टर है मोशन। मोशन, मोशन क्या है, कोई बताएगा मोशन क्या है? मोशन जो मूव कर रहा है, मोशन जैसे ये बोतल को मूव करा दिए तो मोशन हुआ कि नहीं हुआ? ये बोतल को ऐसे मूव करा रहा है तो मोशन हो रहा है कि नहीं? यस सी। यस सर। अच्छा, और हाँ, तो यसी मोशन को डिफाइन कर सकती हो? क्या मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कह सकते हैं मोशन है? किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज हो गया तो क्या कह सकते हैं वो मोशन है, या कुछ और भी जरूरी है? शाश्वत तुम, अच्छा बोलो बोलो, यसी क्या बोलो? हाँ, चेंज इन पोजीशन, और थोड़ा सा जोर से बोलो यसी, क्योंकि आवाज धीरे धीरे आ रही है, मैंने वो नहीं लगाया हुआ है ईयरफोन। सर जो मूवमेंट होता है, जो चेंजिंग प्लेस, चेंजिंग पोजीशन इन, मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो चेंज होती है उसको मोशन कह सकते हैं। अच्छा अच्छा, और शाश्वत बताओ, क्या एसी ने जो बताया उतना सफिशिएंट है, या कुछ और भी होना जरूरी है मोशन के लिए? क्या कोई ऑब्जेक्ट चेंज, अपना पोजीशन चेंज कर दिया तो कह देंगे कि वो उसका मोशन हो गया? हाँ सर, कह देंगे। शायद से एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है। अच्छा अच्छा, एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है वो मोशन कॉज करने की, और वो तो तुमने वर्क बता डन दिया, वो होता है मोशन सर, कॉज होगा कैसे? वो तो वर्क डन हो बहुत गया ना बढ़िया। सर से। पता नहीं सर, हाँ तुमने इतना तो बताया सही है। मोशन होने का कारण। हाँ, नहीं अच्छा पता। अच्छा, निहारिका तुम? सर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए, मतलब थोड़ी देर में थोड़ा अपना मतलब पोजीशन चेंज करेगा तो फिर मोशन होगा। बहुत बढ़िया। ये निहारिका ने एक पॉइंट लेकर के आया कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होनी चाहिए। ये बिल्कुल भी सही है कि मोशन जो होता है वो किसी खास टाइम पीरियड में हम कब बताते हैं कि इस समय, चाहे वो कितना कम भी क्यों ना हो, चाहे वो कितना 1 मिली सेकेंड का ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें हम बता रहे हैं कि मोशन हुआ कि ये पॉइंट, लेकिन अभी भी मिसिंग है, कोई बताएगा? अभी भी मोशन का डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है, इतना पे भी हम नहीं कहेंगे मोशन कि खास पीरियड में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर गया, इट्स नॉट सफिशिएंट टू डिफाइन मोशन। एक पॉइंट मिसिंग है, 2 पॉइंट तुम लोग बोल दिए कि उसका मूवमेंट हो रहा है, उसके पोजीशन में चेंजिंग आ रही है, क्या बोले तुम लोग? उसके पोजीशन में चेंजिंग, पहला हो गया चेंज इन पोजीशन, दूसरा क्या बोली निहारिका? बोली कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक मिसिंग जा रहा है, कौन बताएगा? संभवी तुम बताओगी? संभवी? नहीं, इसको मुझे भी यही पता था, टाइम और पोजीशन चेंजिंग। तीसरा हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। मोशन हमेशा जो होता है वो किसी ना किसी पॉइंट, किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में होता है। ऐसे ऐसे बेयरली हम नहीं कहेंगे कि इसका मोशन हो गया। इसका मोशन किसके कंपैरिजन में हुआ? हो सकता है मैं अपने से लूं कि ये इसका डिस्टेंस, इसका पोजीशन जो है वो मेरे रिस्पेक्ट में चेंज हो गया, पहले मुझसे 1 मीटर पे था, अब 2 मीटर पे चला गया, कहेंगे ये मोशन हुआ इसका। अगर हम टाइम को कंसीडर करें कि एक खास समय में, और रेफरेंस पॉइंट को कंसीडर किया, मैंने खुद को कंसीडर कर लिया, तो मेरे, अगर मैं अपने आप को रेफरेंस पॉइंट लेता हूं तो इसका डिस्टेंस जो है, इसका पोजीशन जो है चेंज हो गया, तो कहेंगे कि ये मूव कर गया, ये मेरे कंपैरिजन में ये मूव कर गया। अगर हम रेफरेंस पॉइंट को हटा दे तो ये मोशन जरूरी नहीं है कि हो पाए, ये रेफरेंस पॉइंट बहुत जरूरी है। मान लो ट्रेन में कुछ लोग बैठे हुए हैं, ट्रेन के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं, ये ट्रेन का डब्बा है, इसमें ए बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है, तो ट्रेन तो कॉन्स्टेंटली चल रहा है ना,
लेकिन ए और बी का डिस्टेंस बदल रहा है क्या? ए और बी तो जहां बैठे थे वहीं बैठे हुए हैं। ए और बी के बीच का आपस में डिस्टेंस बदल रहा है निहारिका, बताओ यस और नो? क्या ए और बी के बीच का, ट्रेन में ए और बी बैठा हुआ है बगल बगल के सीट पर, तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस बदल रहा है विद चेंज इन टाइम? नो सर। नहीं बदल रहा है। अब ए के कंपैरिजन में बी 2 मिनट पहले जहां था अभी भी वही है। 2 मिनट पहले ए के कंपैरिजन में बी जहां था अभी भी वही है। लेकिन कोई पर्सन जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, कोई पर्सन जो बाहर खड़ा है, उसके सी जो है मान लो प्लेटफॉर्म पे है, सी प्लेटफॉर्म पे है। सी के कंपैरिजन में अगर सी को हम रेफरेंस पॉइंट ले तो सी से बी का डिस्टेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? ट्रेन चल रही है तो, यस और नो? यस सर। तो सेमी पर्सन यहाँ बी हुआ, सेमी पर्सन यहाँ बी हुआ। बी इज नॉट इन अ मोशन अगर हम ए को रेफरेंस पॉइंट ले, बट बी इज इन मोशन अगर हम सी को रेफरेंस पॉइंट ले। तो देखो रेफरेंस पॉइंट लेना कितना इंपॉर्टेंट हो गया। बी ए के कंपैरिजन में मोशन में ही नहीं है, क्योंकि विद चेंज इन टाइम कोई उसका पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है। विद इन कंपैरिजन टू ए कोई डिस्टेंस बढ़ घट नहीं रहा है। बट सी से अगर हम सी को रेफरेंस पॉइंट ले तो सी से इसका डिस्टेंस कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, बहुत स्पीड में बढ़ रहा है। तो ये डेफिनेटली बी मोशन में है अगर हम सी को रेफरेंस पॉइंट ले। इसीलिए मोशन हमेशा जो होता है वो रिलेटिवली देखा जाता है कि किस चीज के कंपैरिजन में किस चीज के रिलेटिवली उसका मोशन हो रहा है। उसको आइसोलेशन में नहीं देखना है। कोई चीज मूव कर रहा है तो आइसोलेशन में नहीं दिखना है। हो सकता है वो मूव कर रहा है लेकिन कई चीजों के रिलेटिव में वो मूव नहीं कर रहा है क्योंकि उसका कोई पोजीशन ही चेंज नहीं हो रहा है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, ट्रेन पूरा का पूरा इंसान को लेकर के मूव कर रहा है, बहुत ही स्पीड में मूवमेंट सबका चल रहा है, लेकिन ट्रेन के अंदर ही जो लोग बैठे हुए हैं शांत, वो लोग आपस में मूव नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के कंपैरिजन में, क्योंकि जो डिस्टेंस पहले था अभी भी वही है। बट अगर बाहर से देखो तो पूरा का पूरा ट्रेन विद इंसान मूव कर रहा है तो डिस्टेंस लगातार बढ़े जा रहा है उस इंसान से। यहाँ पे बी और सी का डिस्टेंस लगातार बढ़े जा रहा है बहुत ज्यादा। तो सी को रेफरेंस पॉइंट लिए तो बी मोशन में हो गया, ए को रेफरेंस पॉइंट लिए तो बी मोशन में नहीं हुआ। इसलिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है निहारिका क्यों इंपॉर्टेंट है तीसरा पॉइंट? यस सर। संभवी तुम्हें समझ में आया? संभवी सर नहीं पूछ रही क्या? हाँ आया आया। अच्छा 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 ठीक है। अब डेफिनेशन कंप्लीट हुआ तो अब क्या कह सकती हो कि मोशन क्या है? मोशन इज द चेंज इन पोजीशन। मोशन इज द चेंज इन पोजीशन किस चीज का? किसी भी ऑब्जेक्ट का, ऑफ एनी ऑब्जेक्ट या ऑफ एन ऑब्जेक्ट। Motion is the change in position of an object with respect to time and with respect to a reference point, या with respect to a reference point over a period of time। कैसे भी बना लो, बस डिफिनीशन में ये तीनों एलिमेंट रहना चाहिए। ये तीनों एलिमेंट रहना चाहिए। पहला क्या कि उसके पोजीशन में बदलाव होना चाहिए। दूसरा क्या, एक खास समय के लिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देख रहे हैं, चाहे वो कितना कम भी हो कितना ज्यादा भी हो, एक साल में कितना मूव किया या एक मिली सेकेंड में कितना मूव किया, ठीक है। और किसी रेफरेंस पॉइंट के कंपैरिजन में, किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में वो कितना मूव किया। ऐसा इन आइसोलेशन नहीं देखना है, किस चीज से रिलेटिव में वो मूव कर रहा है ये भी देखना है, ठीक है। ऐसे तीनों पॉइंट समझ में आया? यस सर। यस सी। कोई डाउट Yes. है तीनों पॉइंट में? बताओ, ये तीनों में एग्री में भी जिसमें डाउट हो बताओ। नहीं सर, नहीं है ऐसा है डाउट। कोई कह रहा है कि क्यों जरूरी है मोशन में पोजीशन चेंज होना, क्यों जरूरी है टाइम चेंज होना, क्यों जरूरी है, या ये तो अभी मैंने बताया है कि रेफरेंस पॉइंट होना क्यों जरूरी है। ये समझ में आया तीसरा पॉइंट? ऐसी यस सर। हाँ, कल्पना तुम्हें समझ में आया? सुचेता तुम्हें समझ में आया? ओके। तो अब मोशन में सभी चीजें, कार मूव कर रहा होता है तो किसी के कंपैरिजन में हो सकता है, किसी के रिस्पेक्ट में वो मोशन में है। एप्पल गिर रहा है तो उसका भी डिस्टेंस पोजीशन चेंज हो रहा है, उस पेड़ के रिस्पेक्ट में भी उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। पेंडुलम स्विंग कर रहा होता है, सभी चीज मोशन में होते हैं, बट किसी ना किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, किसी ना किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। कुछ बहुत ही ब्रॉडली क्लासिफाई किए गए हैं मोशन के टाइप, आप जल्दी जल्दी समझ लो उसको भी। लिखो टाइप्स ऑफ मोशन।
ये 3 पॉइंट समझना बहुत जरूरी था बेसिक्स के लिए, ठीक है। मोशन जो है अब बेसिक ये 3 पॉइंट में है। अब लिखो टाइप्स ऑफ मोशन। सबसे पहले लिखो ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है मोशन का, जो मैं बता रहा हूँ अभी टाइप्स ऑफ मोशन का। ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो एक जगह से दूसरी जगह गया, किस चीज में, आइदर इन स्ट्रेट लाइन और इन कर्व पाथ। If any object moves from one place to another place, if any object moves from one place to another place, either in a straight line or in curved path, तो कहा जाएगा उसका ट्रांसलेशनल मोशन हुआ है। ट्रांसलेशनल मोशन, तो आपको यही दो टर्म याद रखना है, वो तो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है या कर्व पाथ के थ्रू मूव करता है। एक जगह से दूसरी जगह गया कर्व पाथ के थ्रू। कर्व का मतलब क्या होता है, ये कर्व है, ये कर्व है। अगर हम बॉल को, गेंद को फेंकेंगे हवा में, ये गेंद है, इसको हवा में फेंकेंगे तो कैसे जाएगा, ऐसे 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 जाके इधर गिरेगा। क्रिकेटर भी मारता है जब शॉट, तो कर्व पाथ के थ्रू जाता है, उसको कैच कर लिया जाता है, ऐसे पहुंच जाता है। तो ये कर्व पाथ की तरफ की, कर्व पाथ होते हुए भी मूव करने का कौन सा मोशन कहते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन, मान लो कोई कार ड्राइव कर रहा है रोड पर, तो कार कैसे ड्राइव करता है, सीधा ड्राइव करता है ना, सीधा ड्राइव करता है। तो अगर वो स्ट्रेट भी ड्राइव कर रहा है, स्ट्रेट भी मोशन हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, ट्रांसलेशनल मोशन। चाहे वो स्ट्रेट हो चाहे वो कर्व हो, उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेशनल मोशन कहेंगे। तो ट्रांसलेशनल मोशन इज दैट काइंड ऑफ मोशन इन व्हिच ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन अ स्ट्रेट लाइन और इन अ कर्व पाथ। ठीक है यसी, नोट कर लिया इतना बात। इन अ स्ट्रेट लाइन और इन अ कर्व पाथ, जैसे बॉल फेंक रहे हैं तो कर्व पाथ जा रहा है, कार सीधा चल रहा है। अब लिखो दूसरा, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन लिखो, when an object rotates around an internal axis, it is called rotational motion. When an object rotates around an internal axis, rotates around an internal axis, कोई ऑब्जेक्ट अपने इंटरनल एक्सिस के अराउंड ही रोटेट कर रहा होता है, उसको हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। जैसे अभी एग्जांपल दिए थे, कोई अर्थ जो है अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा होता है। अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस, अपने ही एक्सिस पे, अपने एक ध्रुव पे अर्थ रोटेट कर रहा होता है, उसी को कहते हैं रोटेशनल मोशन। वो कैसा मोशन हो गया, रोटेशनल, रिवोल्यूशनल नहीं, रोटेशनल मोशन हो गया। फैन जो है, फैन लगा होता है, उसका भी एक एक्सिस होता है, उसको वो रोटेट कर रहा होता है, वहीं पे नाच रहा होता है, उसको भी हम कहेंगे रोटेशनल। आपने लट्टू देखा हुआ है, लट्टू का नाम समझते हैं, टॉप का नाम सुने हुए हैं आप लोग, कौन कौन सुना हुआ है? ओके, सबने सुना हुआ है, चलो अच्छी बात है, मुझे लगा तुम लोग कहीं नहीं सुने होंगे। ठीक है, लट्टू सब लोग समझ रहे हो। उसको भी, वो अपने एक्सिस पे भी नाच रहा होता है, अपने एक्सिस पे नाच रहा होता है, हालांकि जगह भी चेंज करता है, लेकिन अपने एक्सिस पे भी नाच रहा होता है वो। ये सब क्या हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया, क्योंकि that particular object is rotating around an internal axis, अपने इंटरनल एक्सिस पे रोटेट कर रहा होता है, इसी को कहेंगे रोटेशनल मोशन। ठीक है ऐसी हो गया नोट। रोटेशनल मोशन में अपने एक्सिस पे रोटेट किया जाता है, बताओ ऐसी। यस सर। अब लिखो तीसरा, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेशनल मोशन, ऑसिलेटरी या वाइब्रेशनल, ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेशनल मोशन, ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेशनल मोशन। आपने देखा होगा बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो है टू एंड फ्रो मूवमेंट करते हैं या बैक फोर्थ मूवमेंट करते हैं। तो ये जो मोशन होता है बैक एंड फोर्थ बार बार आगे पीछे हो रहे हैं, या टू एंड फ्रो जो मोशन होता है किसी फिक्स्ड पॉइंट से वो टू एंड फ्रो हो रहे होते हैं, मतलब रिपीटेशन चल रहा होता है, एक रेगुलर पैटर्न में रिपीटेशन चल रहा होता है, इसी को कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है, दिस मोशन repeat itself
in regular manner. This motion repeat itself in regular manner. रेगुलर पैटर्न पे रेगुलर मैनर में ये मोशन रिपीट कर रहा होता है. टू एंड फ्रो मूवमेंट जो होता है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होता है, ये ऑसिलेटरी मोशन होता है. इसका एग्जांपल क्या हो गया? पेंडुलम जो होता है वो कर रहा होता है कि नहीं, वाइब्रेशनल या ऑसिलेटरी मोशन. पेंडुलम शाश्वत, यस सर. पेंडुलम जो लटक रहा होता है वो ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेशनल मोशन कर रहा होता है, क्योंकि उसका मोशन को टू एंड फ्रो मोशन कर सकते हैं. टू एंड फ्रो कर रहा होता है, बैक एंड फोर्थ बार बार आगे पीछे जाता है. कोई बच्चा झूला झूल रहा है, वो बार बार आगे पीछे होता है, उसको आप कह सकते हैं. अब लिखिए लीनियर मोशन. लीनियर मोशन कोई अलग नहीं है, वैसे एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन को ही कहा जाता है, लेकिन ये स्पेशल टाइप है इसलिए लिख लीजिए लीनियर मोशन. LINER, लीनियर मोशन. लीनियर मोशन में मूवमेंट जो होता है वो कंप्लीटली स्ट्रेट लाइन पे होता है, एकदम स्ट्रेट लाइन पे होता है. और ये ऑलरेडी मैंने बताया था ट्रांसलेशनल में ही स्ट्रेट या कर्व्ड होता है. तो वही स्ट्रेट जो है कि अगर सच में वो स्ट्रेट लाइन है, मतलब सीधा कहने को सीधा नहीं, कार सीधा जा रहा है लेकिन एकदम लाइन पे थोड़ी जा सकता है, थोड़ा थोड़ा ऐसे से भी होके जा सकता है. बट अगर वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो इसको ट्रांसलेशनल मोशन तो कहेंगे ही, लेकिन इस स्पेशल टाइप को एक नाम भी दे दिया गया है लीनियर मोशन. इट इज अ स्पेशल केस ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन. मान लो कोई बल्ब को हम हवा से नीचे गिरा रहे हैं, ऊपर से छोड़ दिए छत से, तो कैसा सीधा आएगा? नीचे एकदम सीधा होते हुए आएगा, स्ट्रेट लाइन से सीधा आएगा. ट्रेन जो चल रहा होता है वो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा होता है. इस सबको लीनियर मोशन कहते हैं. लीनियर मोशन मतलब ये स्ट्रेट लाइन पे बढ़ रहा होता है. लीनियर मोशन स्ट्रेट लाइन पे. इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन. अब लिखो सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन लिख रही हो कल्पना वैस, तुम कल्पना वैस. संभवी तुम लिख रही हो. संभवी, ओके ओके. अब देखिए सर्कुलर मोशन लिखिए. सर्कुलर मोशन जो होता है किसी सर्कुलर पाथ को मूवमेंट कहते हैं. लिखिए आप लोग, मूवमेंट इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट. मूवमेंट इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट. किसी फिक्स्ड पॉइंट पे पूरे सर्कुलर पाथ में मूवमेंट किया जाए तो उसको सर्कुलर मोशन कहेंगे. अब जैसे कि प्लेनेट जो होता है एक फिक्स्ड ऑर्बिट पर, प्लेनेट जो होता है एक फिक्स्ड ऑर्बिट पर सन के चारों ओर क्या कर रहा होता है? रिवॉल्व कर रहा होता है. इस मोशन को सर्कुलर मोशन आप कह सकते हैं. इस मोशन को आप सर्कुलर मोशन कह सकते हैं. प्लेनेट एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे सन के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये एक सर्कुलर मोशन है, क्योंकि एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है. अब वो भले ही सर्कुलर एग्जैक्ट सर्कल नहीं है, एलिप्टिकल ऑर्बिट है, बट फिर भी सर्कुलर मोशन. इसके लिए जरूरी नहीं है कि एकदम परफेक्ट सर्कल होना चाहिए. सर्कुलर मोशन है कि अगर आप सर्कल में घूम रहे हैं एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे तो सर्कुलर मोशन हो गया. ठीक है. ये सी नोट कर लिया तुमने सर्कुलर मोशन? यस सर. ओके. एक लिख लो रिफरेंस फ्रेम. लिख लो रिफरेंस फ्रेम. अगर ये टर्म आए तो इसका मतलब क्या समझना है? रिफरेंस फ्रेम. रेफरेंस फ्रेम इसका मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया हुआ है, लेकिन कई बार इस टर्म का यूज किया जाता है. क्वेश्चन में इस टर्म का यूज किया जाता है, रेफरेंस फ्रेम टर्म का यूज किया जाता है. ये वही जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तीसरा पॉइंट जो मोशन के लिए जरूरी है, जो एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरी होती है, उसी को रेफरेंस फ्रेम भी कहा जाता है. मतलब कि मोशन जो होता है हमेशा एक रेफरेंस फ्रेम से मेजर किया जाता है. एक रेफरेंस फ्रेम के रिलेटिवली वो मोशन होता है. अगर उस पर्टिकुलर फ्रेम से पोजीशन चेंज हुआ तो हम कहेंगे मोशन हुआ, अगर नहीं हुआ तो कहेंगे नहीं हुआ. जैसे कि मैंने बताया था जो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे पर्सन बैठा था, सी बैठा था, अगर सी को रेफरेंस फ्रेम ले तो सी से देखेंगे कि पोजीशन चेंज हुआ कि नहीं हुआ. अदर किसी चीज से नहीं देखेंगे. क्या सी के रिलेटिव में उसका पोजीशन चेंज हुआ तो हाँ मोशन हुआ. क्या सी के रिलेटिव में पोजीशन चेंज हुआ, नहीं हुआ तो मोशन नहीं हुआ. जो ए और बी दोनों आपस में बैठे हुए थे ट्रेन में, बी को अगर रेफरेंस पॉइंट ले या रेफरेंस फ्रेम ले तो बी के कंपैरेटिव में का पोजीशन चेंज नहीं हुआ, तो ये स्टैटिक है, ये मोशन में नहीं है. ये भले ही पूरे ट्रेन के साथ दोनों मूव कर रहा है, लेकिन ये जो है मोशन में नहीं है. अगर हम बी को रेफरेंस फ्रेम ले तो रेफरेंस फ्रेम या रेफरेंस पॉइंट एक ही चीज होता है. ज्यादातर रेफरेंस फ्रेम टर्म से पूछ लिए जाते हैं. तो एग्जाम में आए
तो आप समझ जाना कि रेफरेंस फ्रेम की बात हो रही है तो उस पॉइंट की बात हो रही है जहां से हम मोशन देखने वाले हैं, जिसके कंपैरिजन में, जिसके रिलेटिव में हम देखने वाले हैं कि पोजीशन में बदलाव आया कि नहीं आया, उसी को रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। इट इज द रेफरेंस फ्रेम which is considered the subject from which we calculate the distance, जो कि change in distance, change in position, वहीं से हम कंसीडर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत कल मैंने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बताया था, आइए थोड़ा सा और जान लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ये सब पढ़ के तब हम लोग पहुंचेंगे किस चीज पे, न्यूटन का लॉ पे, न्यूटन के लॉ पे। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी निहारिका हिंदी में क्या कहते हैं वैसे स्केलर क्वांटिटी को? सर हिंदी टर्म तो नहीं पता, लेकिन स्केलर क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर होती है जब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी आ जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई एग्जांपल दो स्केलर क्वांटिटी का, कोई एग्जांपल। सर स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक्सेलरेशन कैसा क्वांटिटी है? एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। टेम्परेचर कैसा क्वांटिटी है? टेम्परेचर स्केलर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल भी मुझे भी हिंदी नहीं पता है स्केलर और वेक्टर का। वैसे शाश्वत तुम्हें पता है? शाश्वत नहीं सर। ओके ओके। स्केलर क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी होता है, वैसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है बट कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इट हैज मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं होता। मैग्नीट्यूड का मतलब इसका एक नंबर तो होता ही है कि कितने रफ्तार से चल रहा है, तो 60 किलोमीटर पर आवर की तरफ चल रहा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब एक नंबर है। क्या टेम्परेचर है? तो 20 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस है। नंबर तो इसके पास होता है, लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। ये नहीं पता है कि जो स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, वो ईस्ट जा रहा है कि वेस्ट जा रहा है कि नॉर्थ जा रहा है कि साउथ जा रहा है, ये सब नहीं पता है। तो स्केलर क्वांटिटी में स्केलर क्वांटिटी आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नॉट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब उसका मात्रा है, उसका नंबर है, बट उसका कोई दिशा नहीं है, किस दिशा में जा रहा है वो नहीं है। मतलब ये पता है कि वो कितना है, हाउ मच, वो कितना है ये पता है, बट किस रास्ते में ये नहीं पता है, इन व्हाट वे ये नहीं पता है। हाउ मच का पता है, बट विच वे ये सब नहीं पता है, किस रास्ते पे ये नहीं पता है। ठीक है, ऐसी समझ में आ रहा है? ऐसी यस सर। हाँ, इसका क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। एग्जांपल लिखो, स्पीड। स्पीड जो कि बताया निहारिका ने। स्पीड क्या होता है? स्पीड मान लो है कि 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, 20 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड है। पढ़ेंगे अभी थोड़ा देर बाद स्पीड वेलोसिटी सभी पढ़ लेते हैं, लेकिन अभी स्केलर और वेक्टर पे फोकस रखते हैं, इसलिए इसका फॉर्मूला वगैरह थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करते हैं। इसमें 20 किलोमीटर पर आवर है, तो ये पता है कि 20 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में चल रहा है नहीं पता है। टाइम जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, लिखो। टेम्परेचर मैंने पूछा था, टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी है। मास जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। 20 मीटर का डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। 100 मीटर का अगर डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है। बस डिस्टेंस पता है, किस दिशा में है वो नहीं पता है। ठीक है, ठीक है, ऐसे नोट डाउन कर लिया स्केलर क्वांटिटी। यस सर। अब लिखो वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी it has both magnitude and direction. It has both magnitude and direction. इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, वो नंबर भी होता है, और दिशा भी होता है। मतलब हाउ मच तो पता ही है कितना, विच वे भी पता है, किस दिशा में जा रहे हैं वो भी पता है। ठीक है,
हाउ मच भी पता है, विच वे भी पता है। स्केलर क्वांटिटी में भी हाउ मच पता था, लेकिन दिशा नहीं पता था, किस दिशा में, विच वे, 20 किलोमीटर विच वे, डिस्टेंस विच वे, वो सब कुछ नहीं पता था। हाउ मच उसमें बस पता था, इसमें दोनों पता है, विच वे भी पता है। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी व्हिच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। एग्जांपल हो गया वेलोसिटी, अब स्पीड स्केलर क्वांटिटी था, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब मैं बोल रहा हूं कि 20 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ डायरेक्शन में, ये स्पीड नहीं वेलोसिटी दिखा रहा है, वेलोसिटी दिखा रहा है, वेलोसिटी। यहाँ वेलोसिटी और स्पीड सेम ही हो रहा है, सेम ही होता है, दोनों होता है। क्या होता है, स्पीड भी डिस्टेंस बाय टाइम होता है, वेलोसिटी भी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का डिस्टेंस ही होता है, लेकिन खास तरह का होता है, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। दोनों मान लो 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड है या इतना वेलोसिटी है, लेकिन अगर डायरेक्शन लिखा हुआ है, डायरेक्शन लिखा हुआ है, इसका मतलब वो वेलोसिटी की बात किया जा रहा है, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी हो गया। स्पीड में दिशा नहीं रहेगा, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर बोल रहे हैं कि फोर्स कैसा क्वांटिटी है, बताओ, फोर्स स्केलर या वेक्टर? फोर्स नहीं सुनाई दिया, जोर से बोलो। सर वेक्टर वेक्टर। क्वांटिटी, बहुत बढ़िया। मान लो कह रहा हूं कि 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये काफी है फोर्स के लिए? नहीं। 10 न्यूटन का फोर्स किधर लग रहा है? फॉरवर्ड लग रहा है, बैकवर्ड लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। कहूं कि 10 न्यूटन का फोर्स अपवर्ड लग रहा है, तो ये फोर्स दिखा रहा है, फोर्स। 10 न्यूटन का फोर्स अपवर्ड लग रहा है, दिखा रहा है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। दिशा भी रहेगा इसमें, दिशा भी। स्पीड सॉरी डिस्टेंस था स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट लिखो वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट अगर कहा जाए कि 50 मीटर वो चला, 50 मीटर का डिस्टेंस है, तो ये स्केलर क्वांटिटी हो गया, ये डिस्टेंस हो गया। लेकिन 50 मीटर अगर नॉर्थ जाना है, 50 मीटर नॉर्थ की बात किया जा रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट की बात किया जा रहा है, इसमें वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट में हमेशा डायरेक्शन साथ में रहेगा, डिस्प्लेसमेंट में हमेशा डायरेक्शन साथ में रहेगा। एक्सलेशन कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी पूछा था मैंने, तो जो वेलोसिटी है, फोर्स है, एक्सलेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, सारे वेक्टर क्वांटिटी, सारे। इनमें मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ में डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ में डायरेक्शन भी होगा। किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में चीजें अप्लाई हो रही है, वो भी पता चलेगा। फोर्स लग रहा है तो किस दिशा में लग रहा है वो भी पता चलेगा। ठीक है यसी, वेक्टर क्वांटिटी समझ में आया? यसी, यस सर, यस सर। अब जो है कि इसका एक्सेप्शन तो कई है, लेकिन एक एक्सेप्शन तो याद रखना ही है, जो कि पूछ लिए जाते हैं, या नहीं पूछे जाते हैं तो वो पूछ सका जाता है, पूछा हुआ है। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक करंट बताओ बताओ, याद होगा तुम लोग को, मिला करता था बचपन में, जब भी वेक्टर पढ़ो तो इलेक्ट्रिक करंट मिल जाता था। निहारिका, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? सर स्केलर क्वांटिटी। अच्छा अच्छा अच्छा, गेस कर रही हो या श्योर हो? अच्छा, सुचेता का भी कहना है स्केलर है। शाश्वत बताओ। क्योंकि पर आप एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं तो वेक्टर होगा। अच्छा अच्छा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी होगा, संभव है। हाँ, आप एक्सेप्शन बोले ओके तभी ओके, एग्जाम्पल पूछा। ठीक है ठीक है। यसी बताओ। यसी यसी बताओ। सर स्केलर। शाश्वत? सबके साथ जाएंगे सर, स्केलर। सॉरी, अच्छा, कल्पना? डायरेक्शन। ओके ओके, संभव है। कल्पना? नहीं होता इसलिए। सुचेता थोड़ा जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा जोर से बोलो सुचेता। हाँ कल्पना, तुम क्या बोली, स्केलर या वेक्टर? स्केलर है।
देखिए बिल्कुल एक्सेप्शन है, लेकिन किसका एक्सेप्शन है, स्केलर का एक्सेप्शन है या वेक्टर का एक्सेप्शन, ये तो मतलब एग्जांपल से पता चलेगा। ये वेक्टर का जो एक्सेप्शन है। इलेक्ट्रिक, हाँ बिल्कुल वेक्टर का एक्सेप्शन है। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका डायरेक्शन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट हैज इट्स डायरेक्शन। किधर से एक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट पता है पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करता है, नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करता है। फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल इन अ सर्किट, मतलब मूव करता है एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन, इट हैज अ डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट हैज इट्स डायरेक्शन, बट भले ही इसका डायरेक्शन है फिर भी ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट हैज डायरेक्शन बट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। लिख लो इस बात को, ऐसे नोट करो, इलेक्ट्रिक करंट हैज इट्स डायरेक्शन बट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। अब आइए थोड़ी सी एक बात और बता देता हूं, हालांकि अब वो बात आप लोग के लिए इरेलेवेंट हो जाएगा, मतलब जुडिशरी एपीओ के लिए इरेलेवेंट है, लेकिन थोड़ी सी इसके रीजन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फिर से। होता ये है कि अभी तक तो मैंने यही बताया ना कि वेक्टर क्वांटिटी के लिए क्या जरूरी है, वेक्टर के लिए, वेक्टर क्वांटिटी के लिए क्या जरूरी है, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरा में क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए। यही तो बात बताया ना मैंने, ऐसी या तीसरा भी बताया है वेक्टर क्वांटिटी के लिए। यस सी, वेक्टर का डिफिनेशन बताते समय मैंने क्या बताया, वेक्टर क्वांटिटी हैज व्हाट, Has both magnitude and direction. बिल्कुल। तो अभी के अकॉर्डिंग तो यही बताया गया कि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, तो हो गया वेक्टर, बट एक्चुअली इट इज नॉट सो। वेक्टर क्वांटिटी के लिए इतना सफिशिएंट नहीं है, बस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना भी सफिशिएंट नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी होता जो भी होता है, इट मस्ट फॉलो वेक्टर रूल्स ऑफ एडिशन। लिख लो इस बात को, भले ही ये इतना बस याद रख लेना, इट मस्ट फॉलो वेक्टर रूल्स या वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। अब ये क्या होता है, वेक्टर का ना कुछ लॉज होता है एडिशन का। अब जैसे उसका ट्रायंगल का लॉ होता है, पैरेललोग्राम का लॉज होता है, उतना नहीं समझा रहा हूं, बट मान लो कि अब ये वेक्टर का साइन होता है, जैसे ये जो है ना, अगर ऐसे दिखाऊं, ये इसका टेल हो गया, इसका हेड हो गया, मान लो वेक्टर पी है, ये वेक्टर का साइन हो गया। तो आओ दिखाता हूं, मान लो ये वेक्टर पी है, क्या है, वेक्टर पी है, ये वेक्टर का हेड होता है, वेक्टर का टेल होता है। एक और है वेक्टर क्यू है, ये वेक्टर क्यू है। तो ये वेक्टर का, ये जो मैंने लिखा हुआ है वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन या वेक्टर रूल्स ऑफ एडिशन, क्या लिखा है, वेक्टर रूल्स ऑफ एडिशन या वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। ये कहता है कि अगर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के हम हेड पे रखें, मतलब एक वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हम हेड पे रखें, देखो क्यू के टेल को मैंने पी के हेड पे रखा हुआ है, ये क्या है, ये पी का हेड है, पी का हेड है, ये जो आगे निकला रहता है तीर वो हेड कहा जाता है और पीछे वाले को टेल कहा जाता है। तो मैंने P के हेड पे Q के टेल को रखा हुआ है, Q का ये टेल है और P का हेड है। तो कहता है कि जब एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर को टेल को रखा जाता है और फिर हम दूसरे वाले को हेड को इसके टेल से मैच करें, अगर मैं इसको इससे मिला दूं, इससे इसको मिला दूं, तो ये जो निकल के आता है ये रिजल्टेंट निकल के आता है, दोनों का सम के इक्विवेलेंट होता है। ये जो होगा अगर हम इसको मैच कर दें तो ये रिजल्टेंट जो होगा दैट इज इक्वल टू वेक्टर P प्लस वेक्टर Q होता है। ये इसको कहते हैं, क्या था, वेक्टर रूल्स ऑफ एडिशन था, तो ट्रायंगल, वेक्टर रूल्स ऑफ ट्रायंगुलर एडिशन का ये कहा जाता है। एक पैरेललोग्राम का भी होता है। ये कहता है कि जब एक वेक्टर के हेड पे दूसरे को टेल को रखेंगे और उसके हेड को इसके टेल से मैच करेंगे तो वो रिजल्टेंट निकल के आता है, और वो रिजल्टेंट का मतलब हो गया दोनों के सम के बराबर होता है। तो ये आर जो होगा रिजल्टेंट जो होगा, ये इसको और इसको जोड़ेंगे, जो बराबर होना चाहिए वही होना चाहिए, मतलब P प्लस Q होगा। ये जो आर होगा इट मस्ट बी P प्लस Q, P का वैल्यू प्लस Q का वैल्यू के बराबर होना चाहिए। ये भी जरूरी है एक वेक्टर क्वांटिटी के लिए। अगर ये रूल को फॉलो कोई नहीं कर रहा है
मान लो जो r का वैल्यू आया वो p प्लस क्यू के बराबर नहीं आया तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रायंगुलर रूल ऑफ जो वेक्टर एडिशन है इसको फॉलो नहीं कर रहा है, ये उसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो इसी की वजह से नहीं होता। इलेक्ट्रिक करंट डजंट फॉलो दिस रूल। जरूरी नहीं होता है कि उस ये जो रिजल्टेंट है वो p प्लस क्यू के बराबर है। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। समझ में आ रहा है निहारिका? यस सर। संभवी तुम बताओ। ओके निहारिका, संभवी किसको समझ में नहीं आया बताओ। यसी तुम बताओ। आगे समझ। हाँ नहीं गया तो कोई बात नहीं, ये कभी नहीं पूछ सकता है। इतना बस अगर ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है, इतना ही बस ध्यान में रखो। क्यों नहीं है वेक्टर क्वांटिटी? क्यों नहीं है? क्योंकि वो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को नहीं फॉलो करता है, क्योंकि वो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को नहीं फॉलो कर पाता है। अब ये है वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। अब वो तो पूछेगा नहीं डायग्राम बना के समझाइए कैसे नहीं फॉलो करता है। हाँ उसका वेक्टर लॉज ऑफ ट्रायंगुलर एडिशन का कहना है, ट्रायंगुलर वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन का कहना है कि एक के हेड पे दूसरे को टेल को रखेंगे और फिर मैच कराएंगे पहले के टेल को दूसरे के हेड से, तो जो रिजल्टेंट निकल के आएगा दैट मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ बोथ द वेक्टर। मतलब ये रिजल्टेंट होगा p प्लस q के बराबर होगा, p प्लस q के बराबर होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसा नहीं हो रहा है तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो इलेक्ट्रिक करंट के केस में ऐसा नहीं होता है, वो इस रूल को फॉलो नहीं करता है। रिजल्टेंट होता है p प्लस q के बराबर नहीं होता है, ये वाला जो लाइन है वो p प्लस q के बराबर नहीं होता है, और इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है शाश्वत? ओके कल्पना वॉइस, सुचेता आगे बढ़ रहा है। संभवी संभवी लग रहा है कुछ कुछ काम भी करे जा रही है साथ में, बहुत बिजी लग रही है। ओके खाना बना रही हो क्या संभवी? नहीं सर। तो फिर बिजी हो या नहीं हो? नहीं सर बिजी तो नहीं थी, बीच बीच में ना मेरी रूममेट बोल रही थी तो थोड़ा सा वो हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है बीच बीच में? डिस्ट्रैक्शन थोड़ा सा हो जा रहा था, मेरी रूममेट बोल रही थी, अभी वो तुरंत गई है ना तो इसकी वजह से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो गया था। अच्छा अच्छा रूममेट बोल रही, कोई बात नहीं। अब कुछ इक्वेशंस लिखिए मोशन का, इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये भी कम इंपॉर्टेंट है बट इक्वेशन बस याद रखना, कभी पूछ सकता है, और एटलीस्ट पहले इक्वेशन तो याद रखना ही है। इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको याद रखना है। अभी हम लोगों ने पढ़ा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। कुछ क्वांटिटी स्केलर होते हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर होते हैं। स्केलर के लिए बस मैग्नीट्यूड जरूरी है, डायरेक्शन नहीं। वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना जरूरी है। एक्चुअली वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड भी जरूरी है, डायरेक्शन भी जरूरी है। एक ट्रू वेक्टर वही होता है जो कि वेक्टर रूल्स ऑफ एडिशन को या वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, उससे अबाइड बाय करता है। इलेक्ट्रिक करंट उस रूल से अबाइड बाय नहीं करता है, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, वो स्केलर हो जाता है। ठीक है, बट जनरली इतना ही आपको एग्जाम में पूछेगा, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। ये वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन की बात नहीं चलती है। तो वो एक्सेप्शन है इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन एक्सेप्शन है इसलिए है क्योंकि वो सच में वेक्टर का रूल्स को फॉलो नहीं करता है, ऐसे जबरदस्ती का एक्सेप्शन नहीं है। इक्वेशंस ऑफ मोशन, तीन इक्वेशन है मोशन के। मोशन का तीन इक्वेशन है। सबसे पहला लिखिए v इक्वल टू u प्लस at, v इक्वल टू u प्लस at। दूसरा लिखिए s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरा लिखिए v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसको बस रट लेना इक्वेशन ऑफ मोशन को। अगर तुम लोगों ने फिजिक्स वन पढ़ा हुआ है 10th और 12th में, तो इस पे काउंटलेस न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते थे। काउंटलेस न्यूमेरिकल्स इस सब पे सॉल्व करने होते थे। v इक्वल टू प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे लिखो v क्या है, इसमें कोई बताएगा? यहाँ पे v क्या है? लिखो v इज फाइनल वेलोसिटी, v इज
फाइनल वेलोसिटी, मतलब आखिरी में कितना वेलोसिटी होगा। u इज इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग में कितना वेलोसिटी था। u इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी। a का क्या मतलब हो जाएगा, a का मतलब एक्सेलरेशन हो जाएगा, a का मतलब हो जाएगा एक्सेलरेशन। t का क्या मतलब हो जाएगा, t का क्या मतलब हो जाएगा यहाँ का टी सर, टी टाइम। हाँ t टाइम हो जाएगा, बहुत बढ़िया। s का मतलब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, लिखो s का मतलब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। कोई टर्म बच गया क्या, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन टाइम। s का मतलब डिस्प्लेसमेंट, कोई नहीं बचा, सब हो गया है, ठीक है। s का मतलब डिस्प्लेसमेंट। ये तीन इक्वेशंस है मोशन के, इस इक्वेशन के यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। आपने इसमें से किसी का वैल्यू पता हो, बाकी सबका अगर एक का नाम पता हो तो निकल सकता है ना। इनिशियल वेलोसिटी पता हो, फाइनल पता हो, टाइम पता हो तो एक्सप्रेशन निकल जाएगा। अगर यही नहीं पता हो, ये सब पता हो, कोई भी नहीं पता हो, बाकी पता हो तो सब निकल जाएंगे, ठीक है। इवन दो इक्वेशन का सॉल्व करके अगर एक से ज्यादा भी नहीं पता है तो भी निकल सकता है। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला के यूज करके, और हमें न्यूमेरिकल से सॉल्व करने नहीं है, बट तीन इक्वेशंस होते हैं, इतना ध्यान रखना। कितने इक्वेशंस होते हैं मोशन के, तीन। और कौन कौन से होते हैं, बस ये तीन का फॉर्मूला रट लोगे तो अच्छा रहेगा, खास करके पहला वाला और आखिरी वाला रटे रहना, ठीक है। v = u + at और v = u² + 2s, और एक q ही छोड़ोगे, s = ut + ½ at²। अगर बना करके पूछ दे, फॉर्मूला लिख दे कि v = u + at में v क्या है, तो क्या हो जाएगा, v फाइनल वेलोसिटी है, इसलिए वो मैंने लिखवा दिया है क्या है। तो तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है, उसको याद रखना बस। आप बताइए, अब थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को थोड़ी सी। अब बताओ डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है। ये सब बेसिक चीजें हैं, ये सब मैं अभी भी वो सेट कर रहा हूँ, बेस सेट कर रहा हूँ क्या पढ़ाने के लिए, मोशन का लॉस पढ़ाने के लिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ाने के लिए, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो ये डिस्प्ले, और ये सारे बेसिक चीजें, और ज्यादातर यही पूछा जाता है, क्योंकि जुडिसी और एपीयू का साइंस का क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा ऊपर थोड़ी रहता है। जो पीसीएस वाले होते हैं उनका लेवल कई बार ऊपर हो जाता है, लेकिन जुडिसी और एपीयू में बहुत ज्यादा ऊपर लेवल नहीं होता है साइंस के क्वेश्चन का। तो इसी सब में से पूछता है, जो अभी मैं बता रहा हूँ बेसिक चीज, उसी में से स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सब पूछ लेगा, जो अभी तक चले आ रहा है। डीप में तो जाना नहीं होता है। बताओ डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, लिखो लिखो, लिखते जाओ तुम लोग। डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड, या यू ट्रेवल, मतलब जितना आप टोटल ट्रेवल कर ले उसको डिस्टेंस कहेंगे। जितना भी आप पूरा ट्रेवल कर ले उसको डिस्टेंस कहेंगे। डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड। लिख रही हो यसी? यस सर। ओके, डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड। डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, लिखो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और हम पढ़ चुके हैं डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है, यसी बताओ, स्केलर है वेक्टर? स्केलर क्वांटिटी है, इट हैज नो डायरेक्शन। एग्जाम में पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, देख के पहचानना होगा तुमको कि कौन है इसमें से स्केलर। वेलोसिटी होगा, एक्सेलरेशन होगा, मोमेंटम होगा, फिर एक डिस्टेंस होगा, तो दिखना होगा डिस्टेंस स्केलर है। ये व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको छांटना होगा, ठीक है। तो ये सब पता होना जरूरी है। डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, यसी मीटर होता है, मीटर, लिखो मीटर होता है। कई सारे यूनिट होते हैं, मैं ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूँ, मीटर होता है। अब लिखो, अच्छा मान लो कोई 2 किलोमीटर गया, स्कूल से कॉलेज गया 2 किलोमीटर, स्कूल से कॉलेज गया, फिर वहां से कॉलेज से घर आ गया 2 किलोमीटर, तो उसने कितने डिस्टेंस कवर किया टोटल, ऐसी बताओ। स्कूल से कॉलेज गया 2 किलोमीटर, फिर कॉलेज से घर आया 2 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, स्कूल टू कॉलेज, कॉलेज टू स्कूल, यसी बताओ टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। यसी सोच रही है कि नहीं सर, 4 क्रॉस हो किलोमीटर जाएगा, क्या 4 किलोमीटर, सर, 4 किलोमीटर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल 4 किलोमीटर विदाउट एनी डाउट, क्योंकि मैंने बताया कि डिस्टेंस क्या है, जितने भी टोटल पाथ आप ट्रेवल किए, तो टोटल पाथ कितना ट्रेवल किया गया, पहले 2 फिर 2, 4 हो गया, ठीक है। टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस, तो 2 गया 2 आया, 4 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट,
डिस्प्लेसमेंट लिखो, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी हमें अभी मिला था। इट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट। जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंडिंग पॉइंट है उसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है स्ट्रेट लाइन, उसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ऐसे 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 नहीं, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, कोई ऐसे 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 जा रहा है, कोई ऐसे क्या हुआ है, तो ये जो का डिस्टेंस होगा जितना भी चला, ये डिस्टेंस होगा जितना भी चला, डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे सीधा होगा, यहाँ से यहाँ सीधा लाइन मैच कर दो, जो इतना आ रहा है ये मेजरमेंट वो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। इसलिए मैंने लिखाया हुआ है डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। ये शॉर्टेस्ट है ना, इससे छोटा तो नहीं हो सकता है ना, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में इससे छोटा कोई डिस्टेंस नहीं हो सकता है। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और वो भी स्ट्रेट लाइन ही होगा, ठीक है, क्योंकि कर्व होगा तो बड़ा हो जाएगा, कर्व होगा तो बड़ा हो जाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। कहां से कहां के बीच में? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच में। समझ में आ रहा है ऐसी? Yes, स्टार्टिंग पॉइंट, ओके, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को अगर हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दे, स्ट्रेट लाइन से, अगर रोड ऐसे ऐसे गया हुआ है, कैसे भी क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, मान लो यहाँ तक गया हुआ है, यहाँ तक, तो यहाँ से हम कैसे ज्वाइन करेंगे? सीधा ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये डिस्टेंस हो गया, जैसे जैसे रोड गया हुआ है, जैसे इंसान चला सच में, और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो भी स्ट्रेट लाइन है। शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन भी होता है, इसका डायरेक्शन भी होता है। क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? यस और नो? क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? ओके, संभवी कहना है यस हो सकता है। शाश्वत बताओ क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? हो सकता है। निहारिका? सर रिपीट कर देंगे क्वेश्चन, सॉरी। क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है निहारिका? हाँ सर, हो सकता है। ओके, क्या डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है? यस और नो? हो सकता है, हो सकता है, यस, ठीक है। मैंने एग्जांपल दिया था, कोई स्कूल से, सॉरी, घर से, होम से स्कूल गया 2 किलोमीटर, फिर स्कूल से घर आ गया, वापस आ गया 2 किलोमीटर, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इसका इनिशियल पॉइंट क्या था, ये फाइनल पॉइंट क्या था, ये, उसके बीच कितना डिस्टेंस है? जीरो। इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जीरो है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। डिस्टेंस तो कवर किया 4 किलोमीटर, लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, क्योंकि जहां से शुरू किए थे आप वहीं पे आ गए हैं, ठीक है, जहां से आपने स्टार्ट किया था वहीं पे खत्म हो गया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो हमेशा देखेंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए कि कहां से शुरू हुआ था और कहां खत्म हुआ है, और उसको स्ट्रेट लाइन से मैच करा देंगे, वो जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा, ठीक है। अगर वो कोई डिस्टेंस ही नहीं निकल कर आया तो जीरो हो गया। अब मान लो कोई ए पॉइंट से शुरू करता है, फिर यहाँ से बी पॉइंट पे पहुंचता है, फिर वापस आता है, फिर वापस आता है, और आते आते यहाँ पे सी पॉइंट पे पहुंच गया। ये 10 मीटर था, यहाँ से 10 मीटर चला, और यहाँ से यहाँ पे आते आते यहाँ से 15 मीटर फिर वापस आया। ए से बी तक गया 10 मीटर चल के, फिर बी से वापस सी तक आया उसी रास्ते पर 15 मीटर चल के। यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अच्छा, डिस्टेंस कितना कवर किया? इस पर्सन ने कितना डिस्टेंस कवर किया बताओ? 10 मीटर यहाँ चला, 15 मीटर फिर इधर चला, कितना डिस्टेंस कवर किया? 25 मीटर डिस्टेंस। बहुत बढ़िया, क्योंकि पूरा कितना चला, डिस्टेंस निकालने के लिए जोड़ देना है जितना चला सब कुछ। तो 15 इधर चला है, 10 वहां से चला है, 10 पहले यहाँ, फिर 15, 15 10 25, टोटल कितना चला? 25 मीटर चल गया, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए देखेंगे कहां से शुरू किया था, कहां पे खत्म किया। शुरू किया था यहाँ से और खत्म किया यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट 5 दिख रहा है। यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस है? ये जो पूरा 15 है और ये 10 है, तो ये 5 बचा ना, यहाँ से यहाँ तक 5 बचा, वो भी 5 देखो
ये उल्टा रास्ता में आया है, उल्टा रास्ता में आया हुआ है। ये जो फाइनल पॉइंट है यहाँ पे सी जो है फाइनल पॉइंट है। फाइनल पॉइंट क्या है? ये -5 मीटर है, ये -5 मीटर है, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव 10 चला था आगे, फिर उसी 10 को कवर कर लिया था वापस और 5 माइनस में चल गया था वापस, 5 माइनस में, इसलिए फाइनल पॉइंट इज -5। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। वैसे भी डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है जो कि फाइनल आप पॉइंट जहाँ पे पहुंचे रहते हैं, फाइनल पोजीशन जो पहुंचे रहते हैं, उसमें से इनिशियल को घटा दिया जाता है। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इस केस में फाइनल पोजीशन क्या है? -5 है, -5 पे पहुंच गया हुआ है, और इनिशियल क्या था? इनिशियल जो 0 था ना, 0 से तो स्टार्ट किया था, तो ऐसे भी -5 भी आएगा, लेकिन ये फॉर्मूला से निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसे भी कॉमन सेंस लगाकर देख सकते हैं कि जहां से चला था 10 आगे चला, फिर वापस 10 कवर कर लिया और माइनस में 5 चला गया। अगर ये प्लस में 5 चला रहता तो कहा जाता कि 5 चला, ठीक है, 5 चला। डिस्प्लेसमेंट क्या है? यहाँ से आने के बाद मालूम यहाँ पे आ जाता, 5 नीचे आया रहता। अगर वो 5 नीचे आया रहता तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता? +5 होता, क्योंकि कहीं तो चला है 5 मीटर, पॉजिटिवली चला है 5 मीटर, इसलिए -5 डिस्प्लेसमेंट माइनस हो सकता है। ऐसे लिखो कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी 0 एंड कैन बी नेगेटिव। लिखो कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी 0। अगर वापस जिस जगह से शुरू किया था वहीं पे पहुंच जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जिस रास्ते से चला था उसी रास्ते में वापस आकर के नेगेटिव में चला है तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। और अगर वापस नहीं आया, सीधा डायरेक्शन में गया हुआ है, चाहे मुड़ के भी गया हुआ है, हम स्ट्रेट लाइन से मैच करेंगे, स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे उसको, और जो भी मिलेगा वो उसका अमाउंट मिलेगा, जो भी वैल्यू मिलेगा उस डिस्टेंस का, उसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। चलो मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। अब सबसे पहले बताओ क्या निकल के आया था? इसमें से कौन स्केलर है, कौन वेक्टर है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यसी बताओ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कौन स्केलर है, कौन वेक्टर है? सर डिस्टेंस स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। बहुत बढ़िया। अब बताओ किसमें डायरेक्शन होता है, किसमें नहीं होता है? डिस्टेंस में होता है या डिस्प्लेसमेंट में? किसमें डायरेक्शन होता है? सर डिस्प्लेसमेंट में होता है और डिस्टेंस में नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसका वैल्यू क्या हो सकता है? कौन कौन हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा? कौन हमेशा पॉजिटिव रहेगा? डिस्टेंस। और कौन निगेटिव और 0 भी हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना चला गया उससे मतलब नहीं है, वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उससे मतलब है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। एक और चीज नोट कर लो, डिस्टेंस जो होगा हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा किस चीज से? डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये जो साइन है ग्रेटर इक्वल टू का है, ये ग्रेटर देन का साइन है ना, और इक्वल टू का साइन है, इन दोनों को मिला दिया जाता है। तो बचपन में आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, ऐसे लिख दिया जाता है, ठीक है। ये स्मॉलर देन का साइन है और ये इक्वल का साइन है, मिला करके स्मॉलर इक्वल हो गया। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो ग्रेटर क्यों हो सकता है हमेशा? क्योंकि डिस्टेंस तो जितना चले उतना तो काउंट कर ही लेना है, तो मैक्सिमम ही है ना। डिस्प्लेसमेंट में है ना शॉर्टेस्ट देखना है, डिस्टेंस में तो शॉर्टेस्ट देखना ही नहीं है। अगर ऐसे 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 चला है तो सब डिस्टेंस कवर किया जाएगा। डिस्प्लेसमेंट में ऐसे ऐसे दिखा जाएगा ना, ये जो है डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये जो है डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस हमेशा ज्यादा हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। कब बराबर होगा? मान लो कोई ये ए है और ये बी पॉइंट है और यहाँ से सीधा चला, ए से बी पॉइंट पे कोई सीधा पहुंच गया, तो डिस्टेंस क्या होगा? 5 मीटर है, तो डिस्टेंस क्या हो गया? 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 5 मीटर, क्योंकि एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट चला ही सीधा है। अगर सीधा कोई स्ट्रेट लाइन में ही चल ले तो डिस्टेंस वही होगा, डिस्प्लेसमेंट भी वही हो गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के लिए तो स्ट्रेट लाइन हमें बनाना है ना, तो ऑलरेडी अगर वो स्ट्रेट लाइन में चला हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट भी बराबर ही हो जाएगा डिस्टेंस के। दैट्स व्हाई डिस्टेंस होगा कैन always be greater than displacement or equal to displacement। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बराबर या उससे बड़ा हो सकता है, बड़ा। डिस्टेंस कभी कम नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट के। डिस्टेंस कैन नेवर बी लेसर देन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ऐसी
यस सर। ओके, अब अभी तक के में जो डाउट है वो पूछिए और आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे। यसी बताओ, कोई डाउट है अभी तक वाले में? कोई भी चीज जिसका रीजन ना समझ में आया हो कि वो कैसे हो गया है, बताओ। नहीं सर, अभी तो कोई डाउट नहीं है। शाश्वत